जय हिंद दोस्तों आज हम जूरिस्प्रूडेंस के कुछ एमसीक्यूज हल करेंगे जो कि पीसीएसजे 2022-23 में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। विधि शास्त्र मानवीय एवं दैविक चीज़ों का ज्ञान है, न्याय व अन्याय का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है। यह अल्पियन का कथन है। अब हम इसकी आगे व्याख्या देखेंगे। अल्पियन की यह परिभाषा विधि शास्त्र की आदर्शवादी परिभाषा की श्रेणी में मानी जाती है। अल्पियन की परिभाषा के दो भाग हैं। प्रथम भाग में समाज के लोगों के संबंध को निर्धारित करने वाले दैवीय या मानवीय स्रोतों द्वारा प्राप्त विधियों का अध्ययन अपेक्षित है, तथा दूसरे भाग में विधि शास्त्र को ऐसा विज्ञान माना गया है जिसके द्वारा न्याय को अन्याय से अलग किया जा सके। अल्पियन की परिभाषा जैमिनी द्वारा दी गई विधि धर्म की परिभाषा सन्निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने कहा है कि विधि शास्त्र विधि का नेत्र है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दोस्तों डी है, लास्की ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। लास्की के अनुसार विधि शास्त्र विधि का वह नेत्र है जिसके आधार पर हम विभिन्न विधियों को समझ सकते हैं, तथा यह वह विज्ञान है जिसकी कसौटी पर हम विधियों को परख सकते हैं और उन पर अनुसंधान कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सही है, हर्ट। इसकी व्याख्या देखते हैं। HLA हर्ट विधि शास्त्र को नियमों की एक व्यवस्था के रूप में देखते हैं। हर्ट विश्लेषणात्मक शाखा से संबंधित थे। हर्ट ने आइंस्टीन से अलग विचार व्यक्त करते हुए कहा कि निश्चयात्मक विधि को न्याय तथा नैतिकता से पूर्ण रूप से अलग नहीं किया जा सकता है। विधि दर्शन में कैटेगोरियल इम्परेटिव सुनिश्चित आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो दोस्तों इसको इमैनुअल कांट द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसकी व्याख्या देखते हैं। जर्मन विधिशास्त्री एवं दार्शनिक इमैनुअल कांट द्वारा विधि दर्शन में कैटेगोरियल इम्परेटिव निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। किसने विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बाहिर्मुखिता कहा है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी है, जूलियस स्टोन ने। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने अपनी पुस्तक लीगल एंड लॉयर्स रीजनिंग और दी प्रिवेंशन एंड फंक्शन ऑफ लॉ में विधि शास्त्र को अधिवक्ताओं की बाहिर्मुखी अभिव्यक्ति बाहिर्मुखता लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन कहा है। इसका आशय यह है कि अधिवक्तागण वर्तमान ज्ञान के स्रोतों के आधार पर विधि की अवधारणाओं, पद्धतियों, आदर्शों का जो परीक्षण करते हैं, इसे ही विधि शास्त्र की विषय वस्तु कहा जाता है। प्रोफेसर स्टोन ने विधि शास्त्र की विषय सामग्री को 3 वर्गों में विभाजित किया है। नंबर 1 विश्लेषणात्मक विधि, नंबर 2 क्रियात्मक विधि तथा नंबर 3 न्याय के सिद्धांतों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उसकी कला के लिए कच्चे माल हैं, ये कहा था जूलियस स्टोन ने। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्रोफेसर जूलियस स्टोन ने कहा कि वकीलों का कार्य शब्दों से है, ये उसकी कला के लिए कच्चे माल हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक दी प्रिवेंशन एंड फंक्शन ऑफ लॉ में कहा है कि विधि शास्त्र विधि वेदता की बाह्यदर्शिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द प्रिवेंशन एंड फंक्शन ऑफ लॉ नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है, जूलियस स्टोन द्वारा। विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधि की कपोल कल्पना है, यह कथन है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए है, जेरोम फ्रैंक का। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त कथन विधि अनिश्चित है और विधि की निश्चितता एक विधिक कपोल कल्पना है, जेरोम फ्रैंक का ये कथन है। ये एक अमेरिकन यथार्थवादी थे। इनकी 2 पुस्तकें हैं, लॉ एंड दी मास्टरमाइंड, नंबर 2 कोर्ट्स ऑन ट्रायल। विधि शास्त्र विधि के आवश्यक सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण है, यह कथन है। तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए है, यह कथन एलेन का है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त कथन विश्लेषणात्मक विचारधारा के विधि शास्त्री एलेन का है। एलेन अपनी किताब लीगल ड्यूटीज
में विधि शास्त्र को विधि के मूल सिद्धांतों का वैज्ञानिक संश्लेषण कहा है। विधि से अभिप्राय है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए सही है, राज्य का संपूर्ण विधि विधान। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। विधि से अभिप्राय राज्य के संपूर्ण विधि विधान से होता है। यह किसी विशिष्ट कानून तक सीमित नहीं होता है। वस्तुतः विधि के अंतर्गत स्वयं प्रत्यक्ष विधि और विधि का बल रखने वाले कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ या प्रथा इत्यादि सभी सम्मिलित माने जाते हैं। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, ग्रोसियस ने। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय कानून के जन्मदाता हॉलैंड के विधिवेत्ता ह्यूगो ग्रोसियस ने राज्य तथा जनता के मध्य बढ़ते विरोध को शांत करने के लिए सामाजिक संविदा सिद्धांत सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया। हॉब्स, लॉक तथा रूसो ने सामाजिक संविदा सिद्धांत का विस्तृत विवेचन किया। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक में भी सामाजिक संविदा के सिद्धांत का वर्णन मिलता है। राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है, यह कथन है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी है, ग्रोसियस का। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। ग्रोसियस, हॉब्स, लॉक ये तीनों ही सामाजिक संविदा को अपने विचार में रखा है, किंतु इन तीनों में ग्रोसियस 1583, 1665, 45 ने सर्वप्रथम सामाजिक संविदा पर अपना सिद्धांत खड़ा किया। संक्षेप में उनका विचार यह है कि राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नैसर्गिक विधि का विचार सर्वप्रथम प्रकट हुआ था, तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है, यूनानी ग्रीक विचारधारा में। इसकी व्याख्या देखते हैं। यूनानी ग्रीक विचारधारा में सर्वप्रथम नैसर्गिक विधि का विचार प्रकट हुआ। 19वीं सदी में अमेरिकी तथा ब्रिटिश विधियों में प्राकृतिक विधि के सिद्धांत का समर्थन किया गया। नैसर्गिक विधि की आधारशिला रखी गई थी, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए है, हेराक्लिटस द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। नैसर्गिक विधि के सिद्धांत का दर्शन यूनानी ग्रीक दार्शनिक हेराक्लिटस के विचारों में पाया जाता है। उन्होंने प्रकृति के 3 लक्षण सांसारिक नियत, व्यवस्था और विवेक को बताया था। हेराक्लिटस का मानना था कि प्राकृतिक की वस्तुओं में पारस्परिक संबंध है तथा उनमें पारस्परिक सामंजस्य की व्यवस्था भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों बी है, प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। सामयिक प्रक्रिया का सिद्धांत पक्षपात का सिद्धांत है। युक्तता का सिद्धांत नैसर्गिक विधि की विचारधारा से संबंधित सिद्धांत है। नैसर्गिक विधि की विचारधारा पक्षपात न करने पर जोर देती है, जबकि प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत नैसर्गिक विधि के सिद्धांत संबंधित सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्री प्राकृतिक नैसर्गिक विधि के संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी है, केल्सन। इसकी व्याख्या देखते हैं। केल्सन को विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा का आधुनिक विधिशास्त्री कहा जाता है। केल्सन तथा उसके अनुयायियों को सामूहिक रूप में विधि शास्त्र की वेना शाखा के नाम से संबोधित किया जाता है। केल्सन ने विधि के विशुद्ध सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विधि शास्त्री नैसर्गिक विधि विचारधारा का विरोधी था? इसका ऑप्शन दोस्तों बी है, जेरेमी बेंथम। इसकी व्याख्या देखते हैं। इमैनुअल कांट, स्टेमलर तथा जॉन रॉल्स ये तीनों ही नैसर्गिक विधि के विधि शास्त्री हैं, जबकि जेरेमी बेंथम विश्लेषणात्मक शाखा के विचारक हैं तथा ये भी आइंस्टीन की भांति प्राकृतिक विधि सिद्धांत के आलोचक थे। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों ए है, सुकरात। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दार्शनिक की आधारशिला हेराक्लिटस ने 500 ईसा पूर्व रखी थी। सॉफ्टिसस ने हेराक्लिटस के विचार को अपनाकर यूनानी दर्शन को धर्म से अलग किया। सुकरात ने सफिस्टस के विचार को अपनाया तथा उनमें सुधार किया। प्लेटो ने सुकरात के विचार को 4 वार्तालापों में वर्णित किया है। अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व में आते हैं। रोम में ईटो
ने अरस्तु के सिद्धांत को आधार बनाया, परंतु उसे एक नीति शास्त्र सिद्धांत में रूपांतरित कर दिया। इसके अनुसार सारा विश्व युक्ति से शासित होता है, सारा विश्व युक्ति से शासित होता है। स्टोइक दर्शन के प्रवर्तक जेना का समय 300 से 260 ईसा पूर्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुकरात सर्वोत्तम उत्तर है।